नाजरीन आदाब। हमारे आज की मेहमान है पाकिस्तान में मिसेस खेमलता वकलू, जिनके नाम से हमारे बहुत सारे नाजरीन और सामीन बखूबी वाकिफ़ हैं। ये एक मिनिस्टर रह चुकी हैं गुलाम मोहम्मद शाह साहब की कैबिनेट में। इसके अलावा उन्होंने कई इलेक्शंस लड़े हैं। मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है 2002, 2008 और 2014 के इलेक्शंस का, जो उन्हें हल्के इंतखाब सनवार से लड़े, तीनों हारे, लेकिन बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी जानफशानी के साथ उन्होंने मुकाबला किया अपने हरीफों का। और ये बहुत ही VIP कॉन्स्टिट्यूंसी होती है सनवार, जहाँ पे 40-50 वोटों का कभी कभी फ़र्क हो जाता है, तो वहाँ पे लोग जीतते हैं। आज हमारी मेहमान हैं मिसेस खेमलता वकलू। वकलू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, हम थैंक यू। जानना चाहेंगे आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही जी कि 90 में बहुत सारे लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए, हालात ही उस वक़्त तरह ऐसे थे। हो गए थे, लेकिन आप रहीं, कश्मीर में ही आप रहीं। बाद में हम आएंगे, आपको बाद में किडनैप वगैरह भी किया गया, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन आप लगातार रहीं, सारे चैलेंजेस के बावजूद कश्मीर में ही आप रहीं। इस पे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी, आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या था, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो लोग क्या करते थे, जी किन हालात में आपकी यहाँ पे परवरिश और आपकी तालीम हुई थी, जानना जी, चाहेंगे आपसे पहले। शुक्रिया, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा मौका है आज आपने ऐसे सवालात किए मुझे, और मुझे भी खुशी है कि मैं यहाँ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हूँ जहाँ से मैं लड़ती आ रही हूँ। अभी आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। तो ये यहाँ तो मैं काफ़ी देर आती रही, जाती रही। मुझे लगता है जितना मैंने इस एरिया को देखा है, समझा है और उनके साथ काम किया लोगों के साथ, मेरे ख़्याल में मेरे बगैर उतना किसी ने नहीं किया होगा। जी। मैं घर घर गई हूँ इस इलाके में, हम्म। इस यहाँ जगह में, इस ये जो शालामार, निशात, ये पूरा सनवार। अब तो बहुत कुछ ये जो डिलिमिटेशन वगैरह हो गया है, अब ज़रा काफ़ी काट भी दिया है इस एरिया से। चलिए, ये तो खैर चलता रहेगा। कहाँ रहते थे आप श्रीनगर में? पहले मैं शादी से पहले तो नवा कदल सफ़ा कदल के बीच में जगह है, कौन सी जगह? तो सेकेडाफर की तरफ है जी। वो, हाँ, हम्म। डूमा कदल, नवा कदल ही समझ जी हाँ। लीजिए। तो वहाँ रहते थे हम, मेरे पेरेंट्स। जी। तो वो, और मेरे फादर जो, मैं धर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जी। और पूरा क्लैन, धर फैमिली का क्लैन पूरा इसी एरिया में रहते थे सारे। जी हाँ। इसी में हमारा, और फिर जी बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। डीपीदर साहब भी दीपेंद्र खान साहब का सोख्ता में। हाँ, जी। वहाँ रहते थे, वो दादाजी मेरे। जी। और जहाँ वो स्कूल बना है ना आज, जी हाँ। वहाँ मेरे दादाजी की पैदाइश हुई है, जी। दादाजी की पैदाइश। अच्छा। उसके बाद जब बढ़ता गया, फैमिलीज बढ़ते गए, आगे चलती गई, जी। मतलब फैलाव होता गया, जी। तो वो अपने अपने, मगर इसी एरिया में रहने लगे जी। सारे, या वहाँ से बाहर कहीं नहीं गए। तो मेरी जन्म भी मेरा वही हुआ है, जी हाँ। अपने उसी इलाके में, और बड़े भी हो गए उसी इलाके में, और शादियां भी हो गई तब तक। मतलब 90 से पहले हम निकले हुए थे वहाँ से। जी। मेरे अंकल वगैरह, DP साहब वगैरह, सारे जितने वहाँ रहते थे ना लोग, जी। वो उस एरिया से निकल के वहाँ कोई राजबाग में चला गया। मेरा ब्रदर ऐसंदर सुरेंद्र नाथ, वो वहाँ से निकल के, DP साहब का वो विजयधर जी, वो भी ब्रदर है मेरे, जी तो हाँ। वो भी वहाँ से निकल के, तो वो अलग अलग हाँ। हमने घर बसा लिए। आहिस्ता आहिस्ता सारे निकलने लगे थे, और जहाँ तक इंक्लूडिंग बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब भी हमारे ही पड़ोसी, जी हाँ। वो भी उसी एरिया में रहते थे। जी हाँ। वहाँ तो एलिट क्लास रहता था काफ़ी, जी हाँ। जी। जितने भी थे, मतलब जाने माने लोग। हाँ। तो जो बाद में भी आ गए सियासत वगैरह में, वहीं से निकल के आ गए जी। हैं। तो मेरी पैदाइश वहाँ हुई, और बचपन भी मेरा वही हुआ काफ़ी। मगर मेरे फादर, मेरे पिताजी जो थे, जी। वालिद साहब, तो वो अमृतसर भी गए, जम्मू भी जाते आते रहते थे। जी। जम्मू में भी काफ़ी कुछ मेरा काफ़ी वक्त चला वहाँ, अच्छा। क्योंकि वो लगातार वो ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर, अच्छा। इनकम टैक्स सर्विस में थे।
तो वहाँ काफ़ी देर वहाँ भी हमारा आना जाना, जबकि माँ बाप वहाँ थे तो हम भी जाते थे। और हमारी जो फैमिली थी, मेरे दादाजी के घर वालों की फैमिली, ये जॉइंट फैमिली थी। जी। उसमें जॉइंट फैमिली क्या, मैं समझ लीजिए अंकल्स, आंटीज़, हमारी बहनें, फूफियाँ, सब इकट्ठे रहते थे जी। और बहुत आडंबर था। आजकल के अगर देखा जाए, कई लोग पूछते हैं आप हाउ वे यू मैनेज ऑल दिस काइंड ऑफ फैमिलीज टुगेदर, वो इकट्ठे रहते थे, तो आप लोग कैसे उसको कर लेते थे? मैंने कहा कि जैसे आजकल होटल में रहते हैं ना, जी हाँ। इकट्ठे खाना खा लेते हैं, सबके लिए इकट्ठा दस्तरखान बिछता था, इस तरह से। इस तरह का था। फिर स्कूल वगैरह भी जाना, टांगा होता था, जाते थे, स्कूल भी जाते थे। स्कूल कौन सा था? स्कूल विश्वा भारती था। अच्छा। उसके बाद वसंता स्कूल, हमको किश्ती में जाना ये पड़ता था। रानावरी वाला विश्वा भारती वहाँ नहीं, वहाँ दूसरा था? दूसरा था एक। अच्छा। पहले था हबा कदर चेकरा में। अच्छा। उसके बाद रानावारी चला गया वो। अच्छा। या वहाँ से नया खोला था कुछ, तो हम फिर वसंता स्कूल था, अच्छा। तो वहाँ भी जाते थे हम। अच्छा। मैं जाती थी, मेरी सिस्टर जाती थी, किश्ती में जाते थे। जी। और किश्तियाँ भर के, जैसे आजकल तो बसें हैं, उन दिनों किश्तियों में जाते थे। आपकी पैदाइश 1940 में हुई है? हाँ 1940 हाँ, में? उसी हाँ एरा में हुए हैं। जी। हाँ जी जी। तो जिस वक्त ये रेडर्स का इन्वेजन हुआ 1947 में, आप 7 साल, मैं तो 7 साल, छोटी थी तो उस तब वक्त तो। आप लोग ठहरे थे कश्मीर में या चले गए थे नहीं, उस वक्त? उस वक्त तो सारे ही थे, यहाँ कोई चला नहीं गया यहाँ से। अच्छा। कोई नहीं रेडर, जिस वक्त वो कबाली रेड हुआ था, जी हाँ। उस वक्त तो कोई यहाँ से निकला ही नहीं। जितने मर गए बेचारे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से थे, तो वो हो गया। मगर इस तरह ये एग्जोडस जो 19 का था, इस तरह से नहीं 90 हुआ का, था। इस तरह का नहीं लेकिन हुआ। गांव में तो हम बहुत तो सारे यहीं लोग, पे थे। हाँ, बहुत सारे लोग गांव, कई देहात से निकल चुके थे उसमें। देहात तो, हाँ, एक बात मैं उस वक़्त की बात बता दूँगी। वो जब रेडर्स आए थे, वो बारामूला तक आ गए थे। बडगाम तक आए थे। पहले फिर तो यहाँ शालटेंग जी तक हाँ, आ गए शालटेंग, थे। बडगाम, हाँ। हाँ, बडगाम तक आ गए थे। बडगाम क्या, श्रीनगर के नवाह में, ऑलमोस्ट बिल्कुल। पेरीफ्री में, तो पेरीफ्री में, बिल्कुल। शालटेंग तो श्रीनगर में ही आ बिल्कुल जाता। बिल्कुल। वहाँ तक आए थे। हम्म। लोगों को कुछ पता ही नहीं था कौन है, क्या है, कैसे। मगर जब वहाँ से फिर लोग बारामूला से आए, तो उन्होंने लूटपाट शुरू किया था। जी। और नन्स थे वहाँ, मिशन स्कूल था, बहुत कुछ उन्होंने तबाही मचाई थी। वो अफ़गान आए थे, मतलब कबाली कह रहे थे। तो यहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। हम तो छोटे बच्चे ही थे, हमें तो बिल्कुल इस दिमाग में भी था क्या है, सिर्फ ये कहते थे कबाली आ गए, क्या आए, कबाली है तो क्या। श्रीनगर में कोई खौफ फैला था पंडित कम्युनिटी में, दूसरी माइनॉरिटीज में? खौफ तो नहीं था, नहीं खौफ ओवरऑल था। अच्छा, ओवरऑल। और मगर ये उस वक़्त ये शेख साहब का, मैं खुद तो नहीं गई हूँ, मगर मेरे ब्रदर वगैरह थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो रोज़ वो बड़े बड़े डंडे लेके हमला और खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये उस वक़्त की बात है। हम कश्मीरी हैं तैयार, और हम यहाँ से चले जाओ, ऐसा करते थे। उनके मुतलक ये बातें होती थी जी। जो रेडर्स थे। तो शेख साहब उन दिनों खुद निकलते थे, और उनके पीछे पीछे स्कूल, कॉलेजेस जो भी थे। मैं तो खैर छोटी थी उन दिनों, और पता नहीं था, 5-6 साल, 6 साल, 7 साल की, तो पता नहीं था क्या हो रहा है। मगर ये था कि कबाली आ गए। हमारे घरों में शादियां होती थी, तो उसका भी कुछ नहीं। ये जो स्केयर था, और समझ लीजिए कुछ उतना पता भी नहीं था। सिर्फ यही है कि शेख साहब बाहर निकल गए थे, और उन्होंने डंडे से, और सब कुछ जो हो रहा था वो तो विजिबल था, क्योंकि सड़कों पे भी हमला और खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, ये तो चलता रहता। क्यों, हमारे घर से मेरे बड़े भाई, दूसरे भाई, कजिन ब्रदर्स जितने भी थे, वो डंडे ले लेके, अरे भाई तुम लोगों को कहाँ जाना, हमको कुछ, वो हम जा रहे हैं, आज यहाँ से रह लिए, उतना तो होता था। तो मतलब सपोर्ट था उस वक्त
मतलब इंडियन आर्मी को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और कश्मीरियों नहीं, का? इंडियन आर्मी तो बाद में आ हाँ, गई ना, मतलब उसमें जो भी तो आपने पढ़ा होगा जी काफी कुछ कि ये जो महाराजा जी थे हम्म, वो तो कहते थे कि वो डिली डैली करते थे जी ये एक्सेशन के लिए। हम्म, तो और उन्होंने ये भी किया था कि दैट इज व्हाट आई हैव रेड इन दीज बुक्स। जी काफ़ी लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिन्ना साहब भी आए थे जी हाँ यहाँ। हम्म, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी ये मेरी किताब आने वाली है, वो पब्लिशर के पास है जी इस वक्त मेरी। हम्म, अब कमिंग जी वेरी मोस्ट प्रॉब्ली हम्म, इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव इट। हम्म, तो उसमें मैंने काफ़ी इस तरह के वाक़े लिखे हैं, हम्म, क्या हुआ था। हम्म, और क्योंकि मैं खुद नहीं थी उसमें, छोटी बच्ची थी, जो भी मैंने सुना सुना था, है, ठीक है। उससे पहले आए थे यहाँ जिन्ना साहब। जिन्ना 1944 में हाँ जी 44 हाँ में आए जी थे हाँ वो। तो उस वक्त तो मुझे, मगर इतना मुझे इम्प्रेशन है हम्म, कि घर में बातें हो रही थी जी और उन्होंने शेख साहब के मुतलक हम्म, कुछ गलत बोला था। हम्म, मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ क्या बोला था, जी तो बट इट वाज इन ए वेरी बैड टेस्ट। हम्म, तो उससे भी गुस्सा चढ़ा था लोगों को। जी ये मैंने अपने घर में सुना था, जी क्योंकि लोगों को बहुत सिंपैथी थी, शेख साहब तो हमारे लीडर थे उस वक्त। तो इसलिए तो उसके बारे में सुना था कि तो पीपल ऑफ दिस प्लेस वेर बहुत ही अनॉयड विद दोज रिमार्क्स। इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जयालाल किलम जो उन्होंने इस्तीफासनामा पढ़ा प्रतापरा की जल से में रामनाथ जलाली साहब जो बाद में बहुत ही तो वो इम्पोर्टेंट तो पत्रकार बने, तो रामनाथ इन सब लोगों ने उसका इस्तकबाल किया था और उसके जलसे में शामिल थे। नहीं इस बात किया के तो बावजूद था, सब थे उस वक्त। ये हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं थी यहाँ जी उस वक्त तक। हाँ हाँ तो मतलब उसके बाद ही फिर तो बात शुरू हुई उसी से जब इसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस मतलब बहुत ही गलत बोला था। उसके बाद इख्तिलाफत पैदा हो गई। मुझे नहीं पता है कि कब वो तो हिस्ट्री में लिखा है, जी तो आई डोंट हैव टू गो Anyway, टुवर्ड्स दैट। ये तो 44 की इख्तिलाफ बात है, इस वक्त आपकी उम्र 4 साल थी। हाँ। लेकिन बाद में जिस वक्त आप स्कूल कॉलेज में थी 1950s में, जिस वक्त बख्शी उन गुलाम मोहम्मद दिनों मैं भी बख्श, हमने उन दिनों ये हुआ ना जब शेख साहब को ले गए थे, उस वक्त तो बहुत ही मतलब 53 में 9 अगस्त 1953 हाँ 9 अगस्त 53 में। जी उस वक्त तो लोगों को तो बहुत गुस्सा आ गया था। जी एक बात आपको ये बता दूं कि कश्मीरी लोग तो रियली सेक्युलर थे। वन सेक्शन ऑफ पीपल, तो पता ही नहीं था, इंडिया पाकिस्तान तो एक ही कंट्री थी। जी अब कहाँ उनको पता था क्या हो रहा है उस वक़्त। ये मैंने एनालाइज किया है, जी मुझे किसी ने बोला नहीं है। और जो भी मेरी ज़िंदगी से मैंने, उस वक़्त लोग बेखबर थे राइट ये क्या हो रहा है, ये नहीं। मगर जो इस वक़्त उसके बाद जो फरवर था ना, ये मतलब मजहबी, जी वो चीज़ नहीं था यहाँ कश्मीर में। कंप्लीटली सेक्युलर। कंप्लीटली दे वर नॉट अवेयर अबाउट दीज अच्छा, थिंग्स। ये हमारा तफरीक ही नहीं थी। कश्मीर में जो था भाईचारा के सारे एक ही थे। हमारे खाने का तरीका, उठने का तरीका, कभी बैठने का तरीका। जब आप नवाकदल में रहते थे, कभी आपको ये लगा कि वी आर अदर्स,
हम सोसाइटी का हिस्सा मैं नहीं एक हैं। बात आपको बता दूंगी, जब जिस वक़्त मैं छोटी थी, हमारे घर में कम से कम वस्त रज़ाक, वस्त सुलह, जी वो तो रोज़ हमारे घर में, अली भट्ट, जी वो तो हमारे घर के अपने थे। हम्म ये कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये अलग हैं। हम्म और हम कभी वो उनसे मेरा हमें मतलब बड़ा करने में हम्म मेरे भाइयों के साथ हमारा एक छोटा सा था, उसका नाम था सिद्दीक, सिद्धा सिद्धा जी हाँ हम बुला रहे थे उसको, सिद्धा। हम्म तो वो हमें कभी कभी डांटता था। अच्छा अली मोहम्मद था दूसरा, जी वो तो थप्पड़ भी मारता था हमको। अच्छा आप कहते हैं कि आपके कुछ समझ में ही नहीं आया। हम्म ये नहीं था कि ये इस मजहब से है, वो उस मजहब से है। एवरीथिंग वाज इस किस्म का कोई ख्याल ही उस नहीं। वक़्त नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हाँ 40s की बात मैं कर रही थी। हम्म बड़े प्यार से रह रहे थे। तो फिर उसके बाद धीरे 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 जब दो हिस्से हो गए और कव्वाली आ गए, तो वन सेक्शन ऑफ पीपल वाज लिविंग इन कश्मीर। वो उनको ये बता दीजिए कि मैं जमातीज थे या क्या था, हार्डकोर थोड़े बहुत तो था वो, बट दे वर नॉट, मैं तो कहूँगी कि वो उंगलियों पर गिने जाते थे। और उनकी तादाद बहुत कम थी। तादाद बहुत कम थी, उनका कुछ नहीं चलता था। जो इस चीज में बिलीव करते थे, थियोक्रेसी वगैरह में, हाँ, इनकी तादाद बहुत कम थी। उनकी हम जानना चाहिए कॉलेज आपका कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ पे हुई? पढ़ाई यहाँ तो हुई, यहाँ तो मैंने आपको कहा ना मेरे वालिद साहब जम्मू में रहते थे जी और उसके बाद अमृतसर भी जाते थे अपनी नौकरी के उसमें। तो रली मिली हो गई मेरी। तो उसके बाद जब आना जाना था, मेरी ट्रांसफरेबल उनकी जॉब हो गई, तो इसलिए प्राइवेटली मैंने कर लिया था यहाँ। और मेरी शादी भी जल्दी हो गई, बहुत ही यंग थी मैं, 15-16 साल में तो मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड जो थे अब तो नहीं है, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, BHU में, जी बनारस यूनिवर्सिटी में। जी तो मैं यहाँ थी, तो यहाँ धीरे मैं भी पढ़ती रही, वो भी पढ़ते रहे। तो 2-3 साल तो उसमें जब तक वो उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद शादी के बाद मैं इंग्लैंड चली गई, मेरे बच्चे हो गए तब तक। अच्छा, फिर इंग्लैंड में क्या करते थे? तो मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे PhD करने। अच्छा मगर उनको मिला था ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। अच्छा तो उसमें फैमिली का भी था। अच्छा, साथ जा सकते हाँ, थे। तो मैं जंप करके जी तो ये अपॉर्चुनिटी थी। और 2 बच्चों को लेके, छोटे छोटे थे वो, अच्छा। वो थे। एक तो बिल्कुल छोटा वाला तो बिल्कुल महीनों का ही था, अच्छा और दूसरा भी था 2-3-4 साल जी का। जी चले तो वहाँ मेरी पढ़ाई हो गई। फिर मैंने वहाँ मतलब कंटिन्यू किया, और वहाँ मैंने इसमें किया था ये, अब मैं भूल ही रही हूँ आजकल तो सोशियोलॉजी वगैरह मैं कर लिया था वहाँ। अच्छा और काफ़ी कुछ वहाँ सीखा भी था मैंने। आपके इंग्लैंड से वापस आने के बाद जब आपकी उम्र 23 और 25 साल के बीच में थी, 2 इम्पोर्टेंट वाक़यात हुए। एक मोई मुक़द्दस का वाक़या हुआ, जो कश्मीर से उन्हीं दिनों आए थे हो गए। जी हाँ, उसी वक्त वापस आ गए थे इंग्लैंड मैं से। जानना चाहता हूँ आपके तासुरात। दूसरा एक वाक़या हुआ था कि एक कश्मीरी पंडित खातून ने
इस्लाम का मजहब इख्तियार कर लिया था और उस पर एक वो जुलूस निकला था आपके एरिया में ही, नवाकदल एरिया में ही शुरू हुआ था, बाद में ये फैल गया शहर के कई हिस्सों में। नहीं, रहनाबारी का था वो। नवाकदल में भी जुलूस निकला था। हाँ, तो उस वक्त थोड़ा सा लगने लगा था कि एक मजहबी तफरीक सी पैदा हो रही, हालांकि ये इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो नहीं था। आप लोगों को कभी लगा वो वाक़या होने के बाद कि हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं, हम सही जगह पे नहीं, कुछ ऐसा लगा? कभी नहीं लगा? कभी नहीं, कभी नहीं लगा। नहीं। तो ये जो मोई मुकद्दस का वाक़या हुआ था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी? उस वक्त मैं आपको बता दूंगी, हम तो गरीब में थे और हमारे घर में माली आता था रोज सवेरे सवेरे और शाम को चला जाता। दैट इज इन यहाँ गगरीबल में जा रहते हैं जी। वो आ गया तो उसने कहा, मैंने कहा कि हसन भट्ट आज आपको देर क्यों हो गई आने में? तो कहने लगा आज बहुत गलत हो गया। मैंने कहा क्या गलत हो गया? तो उसने कहा बहुत गलत हो गया। मैंने कहा क्या कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, क्या हो क्या गया है? उसने कहा ये आज वो मोई मुकद्दस हो गया, चोरी। And to be frank with you, I didn't know what is मोई मुकद्दस। मैंने कोई आइडिया नहीं था? कोई आइडिया ही नहीं था ये मोई मुकद्दस। मैंने कहा ये क्या मोई मुकद्दस क्या है, क्या किसी मस्जिद में कुछ हुआ, क्या हुआ क्या? तो फिर वो बता दिया। दूसरा हमारा वहीं पे सर्वेंट ही समझ लीजिए, हेल्पर, वो भी खड़ा था तो वो हंसने लगा। तो वो छोटा था बेचारा, तो उसको समझ में ही नहीं आया था क्या उस वक्त वाक़या क्या हुआ है। वाक़या क्या हुआ फिर पता चला धीरे धीरे। फिर मेरे हस्बैंड वो इमीडिएटली खड़े हो गए और वो बाहर आ गए। तो वहाँ बाहर देखा तो वहाँ काफ़ी जुलूस निकल रहे थे। तो फिर पता चला, मैंने कहा ये मोई मुकद्दस इस तरह है, ये बाल हैं तो उनके हजरत साहब के, तो वो चोरी हो गए। उसके बाद तो वो दैट वाज ऑल सियासत थी उसमें, और क्या पॉलिटिकल, ये कोई नहीं था। वो करवाया था, क्या हुआ क्या वो तो सबको पता है किसने किया, कैसे हुआ। वो जिनकी कुर्सी चली गई थी उनको और इसके बाद 2 जंगें हुई, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर और उसके बाद 1971 में अगेन 2 जंगें हुई। उन दिनों भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और पर्टिकुलरली आप लोग यहीं पे रहते थे श्रीनगर में? नहीं निकले कभी? कभी नहीं लगा कि निकलना चाहिए यहाँ से? क्यों निकलना चाहिए? एक बात आपको बता दूंगी, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, हम तो एक ही थे मीन्स इन ऑल वे, ऑल स्पेयर्स। रिलीजन भी एक ही था। उससे क्या हुआ कि जो चीज़ नीचे होती है, डीप होती है, आपने कोई बीज बोया, आज नहीं तो कल उसका तर तो निकल ही आएगा, कोई बात छुपती नहीं है जी। यहाँ का डीएनए ले लीजिए लोगों का, यहाँ का खून ले लीजिए, यहाँ का कुछ भी ले लीजिए, वी आर, भाषा एक है, खाना एक है, कल्चर एक है। हमारी कल्चर जो खासकर वैली में एब्सोल्युटली डिफरेंट है। इसलिए हम मद्रासी ब्राह्मण हो या हिंदू हो, उससे बहुत कम मिलता है हमारा एक्सेप्टिंग की रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह। मतलब उतना तो है, जो किताबें वो तो है एक ही, मगर बाकी खाना पीना, उठना बैठना, कल्चर, हमारे तरीके, तौर तरीके सब तो एक हैं। तो हमें डर था तो किससे? पूरा अपने आप को महफूज तस्वुर करते थे। जानना चाहेंगे हम कि उस वक्त तो सारे ही निकल गए जुलूस में। तो जब समझ आया ना लोगों को क्या है गलत है क्या है, तो बाहर निकल के आ गए सारे। उसमें कोई सिख नहीं अलग था, हिंदू अलग नहीं था, सब लोग शामिल थे, सभी थे। और उसमें तो पता है उस वक्त तो एक ही सभी।
आपको कब ख्याल आया कि मुझे सियासत में जाना चाहिए, और कब आप अमली तौर पे सियासत में शामिल हुई? इंतखाबात का सिलसिला कब से शुरू हुआ, इंतखाबात लड़ने का? जी हाँ, मैं बता दूंगी आपको। सियासत का ख्याल तो आ गया, कुछ तो इंग्लैंड में बीज पड़ा था उसका, अच्छा। इंग्लैंड में। हम्म। तो क्योंकि मैं वहाँ YWCA के मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनकी माएँ जो थी वो उनकी मेंबर वगैरह थी, तो मुझे भी मौका मिलता था वहाँ जाने का। जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप था जी हाँ। मेरे हस्बैंड को, तो उसके ज़रिए से हम जाते थे। काफ़ी इन चीज़ों को मुझे भी बुलाते थे काफ़ी। एक चीज़ मैंने वहाँ देखा, एक तो अपनी अपनी मुल्क से जो प्यार करते हैं जी हाँ। वो मैंने नहीं देखा है अपने देश में। यहाँ हम गंदगी भी फैलाते हैं, कोई चीज़ कहीं सरकारी कोई चीज़ है तो छुनुस बलाए, वो तो बल्कि स्लोगन भी था यहाँ एक, ये मिसलागी ते मिसलागी सरकारी, सरकार इज समथिंग एल्स, डिफरेंट है। तो चल मारो, उनको पत्थर भी मार दें तो कोई बात नहीं। ये तो हम करते थे, मतलब ये स्लोगन ही एक था। तो एटीट्यूड हमारा उस तरह का नहीं था जैसे कि मैंने यूरोपियन कंट्रीज में देखा, इंग्लैंड में देखा। उसके बाद हम जब वापस आए, वो मोए मुक़द्दस का वो वाक़ा हो गया यहाँ, उसके बाद यहाँ देख के और ख़ास कर यही चीज़ें मुझे काफ़ी लग रहा था कि कितना फ़र्क है उनमें और हम में, हम कितने पिछड़े हुए हैं, हम कितने बैकवर्ड हैं बहुत बातों तो में। किस साल में आपने ज्वाइन किया पॉलिटिक्स, और किस पार्टी को ज्वाइन किया? 75 में शेख साहब आ गए थे वापस। जी हाँ, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 71 में 71-2 में था ना वो इलेक्शन। पहले लोकसभा वाला इलेक्शन था 1971 में, उसके बाद असेंबली के इलेक्शन 1972 में। उसमें मैंने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम किया था 1972 वाले असेंबली इलेक्शन में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कहाँ से लड़ा था? यही सोनवार। अच्छा, नहीं, उस वक्त तो हबा कदल से, हबा कदल, उस वक्त हबा कदल से अच्छा लड़ा अच्छा। था। हाँ। जिस वक्त ये अब्दुल रशीद काबली भी लड़ते थे। हाँ, उस वक्त। अच्छा, उस वक्त हाँ, आप लड़ी थी हबा कदल से। हबा कदल से लड़ी। उसके बाद हम वो जब हुआ थे इंग्लैंड के जाने के बाद हम जर्मनी चले गए। वहाँ अच्छा। मेरे हस्बैंड विजिटिंग प्रोफेसर थे। अच्छा, इंजीनियरिंग की। हाँ। अच्छा। तो वहाँ चले गए फिर हम, और वहाँ कुछ रिसर्च वगैरह भी कर रहे थे, तो स्टाइपेंड में ही, मतलब उनका वो स्कॉलरशिप का प्रोफेसोरियल था वहाँ, वो उसी सिलसिले में जर्मनी चले गए। कार्लसरूहे में थे हम। जी हाँ। तो बच्चे भी गए, तो डिफरेंट लाइफ वहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले जर्मनी में। अच्छा। वहाँ मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मेरे हस्बैंड ने भी कहा, कहने लगे आप ये हमको बैठना नहीं है, तो आपको कुछ करना चाहिए वहाँ। जी। मेरे हस्बैंड की बहुत ही ख्वाहिश थी। मुझे पॉलिटिक्स ये था कि मैं लोगों को अवेयरनेस कराऊं, मैं लोगों को ये बताऊं कि सफाई क्या होती है, ये सिविक सेंस, ये चीज़ें करने के लिए, उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। पॉलिटिक्स में तो नहीं था, मगर फिर मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर, उन्होंने कहा जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं गए तो कौन सुनेगा आपकी, और किस फोरम में काम करोगे। जी। उसके बाद आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? मैंने पहले तो कोई इंडिपेंडेंट लड़ा, फर्स्ट तो इंडिपेंडेंट, उसके बाद मैंने शेख साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की 1975 में। 97 आ गए, तो ज्वाइन भी नहीं किया, मैं गई नहीं। आई डिडंट सीक इट। तो लेकिन उनके साथ चलती थी। एक चीज़ ज़रूर हो गई, जब मैं जर्मनी से वापस आई जी, तो यहाँ बहुत ही करप्शन हो गया था। अच्छा। उन दिनों ये मोए मुक़द्दस के बाद
मुक़द्दस से पहले ही इनकी जो थी बख्शी साहब की, जी हाँ। उस वक़्त बहुत ही रैंपेंट करप्शन बाद में हो गया था। काम भी उन्होंने अच्छे किए थे, मगर साथ में करप्शन बहुत हो गया था। जी। और आप कहेंगे करप्शन मुझे कहाँ से पता चला? मैंने जब किसी को भी मैं बुलाती थी ना घर में, अच्छा। ये चीज़ ठीक करना है, ये वो करना है, वो पहले ही कहते थे चाय कितनी मिलेगी? अच्छा। और मुझे पता ही नहीं था ये चाय क्या मतलब है। तो मैंने अपने सर्वेंट को बोला, ये मन चाय ना जगह से क्या नहीं जी, हम ये चाय नहीं मांगते, नकद चाय। तो ये तो वहाँ फिर मुझे कुछ काम पड़ा, वो ऑफिशियल मतलब किसी ऑफिस में जाने का, मैं खुद गई। तो वहाँ उन्होंने कहा लाइए जी पैसे पहले। अच्छा। तो मैंने, और उसके बाद तो पता ही चला काफ़ी कुछ गलत हो गया है। तो मैंने शेख साहब के नाम वो बंदी थे उन दिनों, फिर ये 75 से पहले की बात है, 2-3 साल। तो आप ये बता रहे हैं कि जो ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक की सरकार शुरू हुई मार्च 1965 के बाद वो चीफ मिनिस्टर यहाँ के रहे, उससे पहले कुछ महीने वो वजीर आजम भी थे, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद ये सैयद मीर कासिम आए दिसंबर 1971 में। तो हम वहाँ आमतौर पे तो इम्प्रेशन ये है कि ये दोनों सरकारें जो थी तो इनमें करप्शन नहीं था। मैंने खुद सैयद मीर कासिम से एक इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने 1 लाख लोग भर्ती किए यहाँ पे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, सैयद मीर कासिम ने। मगर उस वक्त तो उनका घर बना था, तो कहते हैं पता नहीं कि दुनिया भर 3 लाख अंडे इस पे लगाए गए। ये इम्प्रेशन आई डोंट नो, बट कश्मीर में कई बातें फैल जाती हैं एकदम। वो तो है, बाद में जब हमने मालूम किया तो अंडे नहीं थे, वो वार्निश था। वो हो सकता है, पता नहीं। उन दिनों में ज़्यादा पॉलिटिक्स में तो नहीं थी, मैंने 75 में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। जी, फिर आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ते रहे या नहीं? मैं आपको क्या बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने भी, अब 22 साल तो वो बैठे रहे, मतलब महज समथिंग रायशुमारी जी, और भी पता नहीं क्या क्या किया था। बेग साहब ने कहा है कि ये क्या दहशतगर्दी, उन्होंने कहा है पॉलिटिकल दहशतगर्दी। उन्होंने खुद बोला था कि हमने तो ये 22 साल पॉलिटिकल दहशतगर्दी कर ली। तो सियासी दहशतगर्दी कुछ ऐसा बोला था, दहशतगर्दी कुछ, मतलब मैं आपको पॉलिटिकल वर्ड, हाँ ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, नॉट टेररिज्म। तो जब मैंने ज्वाइन तो नहीं किया, एक्चुअली आई हैव रिटन ए लेटर टू शेख साहब जी। तो ऐसे ही आई डोंट नो व्हाई हाउ मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा मैं लिखूंगी शेख साहब को कि अब आप मेहरबानी करके आ जाइए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूंगी कि बचपन से ही बहुत शेख साहब का सुना था ना, वो टॉवरिंग फिगर है, काफ़ी था। और वो मेरे घर वालों के यहाँ कभी कभी आते थे। वहाँ आते थे, तो राबिता था। तो जिस वक्त मैं इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मेरे पास आ गए। अच्छा। मैं जानती नहीं थी उनको, किसी को नहीं जानती थी, मगर वो मेरे पास आ गए। तो अच्छा आपका क्या ख्याल है, वो कहते थे शेख साहब का क्या ख्याल है आपको। मैंने कहा ये क्या पूछ रहे हैं आप, मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। वो तो हमारी इतने बड़े लीडर हैं, इतने बाबा कौम है यहाँ।
जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ रही थी 1972 का, ये मैं उस वक्त वो महाजरा शुमारी उनकी तंजीम थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो तो अभी वैसे ही थी, तभी नहीं, तब तक नहीं आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, रिवाइव नहीं हुआ था तब तक तो वो वैसे ही तो थे। वो लोग मैंने बाइकआउट करते थे, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ते थे उस वक्त, नहीं लड़ते थे। मैंने कहा उनको क्या कहें, फिर मैंने ये लेटर लिखी। उसके बाद मैं भूल ही गई, मैं लेटर लिखने के बाद मैंने जो लेटर लिखी तो आई डिडंट टेक। फिर कभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ते तौर पे मैं तो कह रही हूँ, अभी आपको उसी बात पे आ रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेटर लिखने के बाद हमारे वहाँ रहते थे अब्दुल समद तेली, जी हाँ, वो आ गए दूसरी चिट्ठी लेके। दूसरी चिट्ठी शेख साहब ने वो क्या थी, वो साराबाई, क्या नाम था उनका पूरा, मिर्दुल्ला साराबाई, हाँ जी। तो उन शेख साहब ने मेरी लेटर उनको दिखाई थी जी। तो जब उन्होंने वो देखी, उन्होंने कुछ लिखा, फिर मिर्दुल्ला जी ने मुझे चिट्ठी लिखी जी कि दैट यू हैड रिटन समथिंग। वो मेरे पास पता नहीं रखी होगी कहीं, अभी मैंने संभाल के, या उसमें शायद गई होगी वो किताब में। तो उसमें उसने लिखा था दैट यू हैड रिटन दिस लेटर टू शेख साहब, व्हाई डोंट यू कम आउट, और कुछ ऐसा, मतलब यू शुड ऑल्सो डू समथिंग, कुछ ऐसा, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है। फिर ज्वाइन किया आपने? नहीं, तब मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर अब्दुल समद तेली मेरे घर आ गए। तो उसने फिर जब इन्होंने शुरू किया, मतलब ये वापस आ गए, मुफाहमत हो गई जी हाँ, शेख साहब और इंदिरा जी की जी हाँ, मुफाहमत हो गई। तो यहाँ बहुत बड़ा जलसा वलसा भी हुआ था, लोग जोग निकल आए थे काफ़ी, ब्लेम नहीं करेगा कोई, मगर सारा कश्मीर उस वक़्त भी उमड़ के आया था सड़कों पे। जब 1977 के इलेक्शन में, 1977 का पहले, मैं कहती हूँ जब रिप्लेसमेंट जब हुआ ना, इंदिरा जी और शेख साहब का अकॉर्ड, उस वक़्त वो जो अकॉर्ड हुआ, उस अकॉर्ड से पहले कि कुछ 1-2 साल पहले मैं जर्मनी से आ गई, हम आ गए, मेरी फैमिली जर्मनी से। उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखी जी, और चिट्ठी का जवाब मुझे डायरेक्टली शेख साहब से नहीं मिला, मगर वो आया मृदुला जी के थ्रू जी, मुझे चिट्ठी आ गई कि क्यों नहीं करती हो तुम जी, कुछ भी लिखा था उसमें, और भी वो मुझे याद नहीं जी। तो उसके बाद अब्दुल समद तेली आ गए हमारे घर जी। वो तो मेरे फादर इन लॉ उनको अच्छी तरह जानते थे, हमसाया भी थे जी, और वो वही नज़दीक थे। तो उन्होंने चाहे, मैंने कहा आया होगा उनके पास कोई, तो उन्होंने कहा नहीं, इंदिरा जी अब यहाँ आ रही हैं, आपको भी आना है उनको रिसीव करने के लिए। अच्छा। मैंने तब तक ज्वाइन नहीं किया था। मैंने कहा अच्छा आऊँगी, अब आपने बुलाया तो वो उन्होंने मुझे, तब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया। मतलब राइट, आई डिडंट डू इट सॉर्ट ऑफ, वो क्या कहते हैं इसको, कोई फार्म भरना था या कुछ कर, वैसा तो हुआ ही नहीं। इसके बाद जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन 1977 में, उसमें मैंने बहुत ही पार्ट किया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे? हाँ, उस वक्त मैं पूरी तरह से अच्छा, एक और चुटकुला बता दूंगी जी। जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ गई, वो क्या कहते हैं ज़ैना कदल में जी हाँ, उनका मुजाहिद मंजिल में जी हाँ, जब गई तो वहाँ बड़े बड़े लीडर थे। वो क्या सलाम देवा साहब थे, नंगरू साहब थे, बड़े मतलब इधर उधर के सारे प्रोविंस के, और दूसरे थे कश्मीर के जिनको मैं जानती ही नहीं थी जी। अब मैं भी एक गई वहाँ, मैं छोटी थी नेचुरली, तो इनकी दाढ़ियाँ इतनी थी, वैसे वो पहन के, सदरियाँ पहन के वो अच्छी तरह। तो उनके साथ मैं तो वहाँ से आई थी ना, जर्मनी और इंग्लैंड से जी। तो
वहां से आई थी, मैंने हाथ निकाला ऐसे अच्छा। शेक हैंड करने के, वो ऐसे अच्छा अच्छा 1977 का जो इलेक्शन था, आप बता रहे हैं कि उसमें मैंने कैंपेनिंग वगैरह मैं तो की। किस पूरी हल्के में, तरह- कहाँ पे आप कैंपेनिंग करती थी ज्यादा? मैं नवाकदल में? तो नहीं, पहले मैंने वो हमारी वो बेगम साहिबा जो थी ना, जी हाँ। उनको उठाया अच्छा। पार्लियामेंट हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले के लिए। लोकसभा वाला इलेक्शन हुआ लोकसभा का मार्च में। जी वो हाँ। जो हुआ हाँ। उसमें तो मैंने खूब मार्च 1977 हाँ जो उसमें बेगम मैंने अब्दुल्ला वर्सेस वोल्ड फरजान जबरदस्त अंसारी, ठीक। हाँ वो जी हाँ। हुआ, उसमें मैंने इतना पाठ किया, पाठ क्या किया, मैं जहाँ था वहाँ गई, जहाँ 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 से मैं चली। अच्छा। मगर एक बात मैं आपको बताऊं कि लोग भी मुझे बेटी बेटी करके ही कहते थे। जी। हमारे वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े थे, पता नहीं क्या उनका असली नाम, उनको कहते थे ये जनरल डिगॉल हैं ये। अच्छा। हमारे जनरल बड़े मोटे, बड़े हट्टे कट्टे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। अच्छा। तो वो तो मुझे कहता है बेटी उठो, वो बेटी नहीं कहता था, वो कहते गोबरी वात अच्छा। सुना गसुन, वहाँ नहीं जाना है हमको ये चंदा करने। क्योंकि उन्होंने कहा ये बुजुर्ग है, अच्छा है, इसको दुनिया जानती है, तो ये आपके साथ जाएगा। एक टीम मेरे साथ यंग टर्क साथ लेके, तो मैं दुकानों पे गई अच्छा। चंदा लेने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लिया। उन दिनों का तो 100 रुपया भी बहुत होता था, तो मैंने पता नहीं कितने 1000 रुपए जमा करके किया था। तो देन आई वाज पार्ट ऑफ द, तो बहरहाल उन्होंने वो जीता और अच्छे मार्जिन के बहुत साथ मार्जिन से, बहुत मार्जिन, 2,11,000 वोट उस वक्त अच्छे मार्जिन से जीता। बहुत तो लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके कुछ महीने के बाद जो असेंबली वाला इलेक्शन हुआ 1977 का, जिसमें जनता पार्टी थी, तो उस वक्त भी आप कैंपेनिंग करती थी नेशनल कैंपेनिंग तो तूफान की करती थी। जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके लिए तो मैं, वो तो मुझे कहते थे नहीं आपको आना ही आना है। यहाँ पे श्रीनगर में मेनली किस जगह पे कैंपेनिंग करती थी? हाँ, हर जगह। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करती थी, अब्दुल समद तेली के लिए। निगीन वो निगीन का, निगीन नहीं था वो, सोनवारी था उन दिनों। हाँ, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर मैं जाती थी नवा बाजार में सागर के साथ, मुबारक गुल के साथ, जितने भी यहाँ श्रीनगर के थे उनके सबके साथ। तो 1977 का इलेक्शन था, इसमें कई लोग थे कश्मीरी पंडित, इंक्लूडिंग टिकलाल टपलो। दैट टाइम ही वाज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1977। लेकिन जो जनता पार्टी की कैंडिडेट थी डॉक्टर जगत मोहनी, उसके खिलाफ अपने कैंपेन चलाई और गुलाम मोहम्मद भट्ट के हिमायत में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था। तो उन दोनों मतलब ये तफरीक नहीं थी कि मुसलमान को मुसलमान के साथ रहना, हिंदू को हिंदू, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था। मुझे या तो मैं आई डोंट नो, मैं कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें कि ये एक मुसलमान कैंडिडेट के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस? अरे नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं तो दिमाग में भी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं था। We were not perhaps aware. I was not aware about these things at all. मुझे कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह का, क्योंकि मेरे पैदाइशी जब हमारी हुई थी तो हमारे घर में तो वो भी थे, ये भी थे, ये कोई था ही नहीं कि वो अलग हैं, वो अलग है। ये तो ये जहर तो मेरे ख्याल में फिर धीरे धीरे पनपने लगा। ये हुआ जहर तो फैल गया। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? डॉक्टर जगत मोहनी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने हमला किया, इसके दांत तोड़े, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा?
मतलब उस वक्त कश्मीरी मैं पंडित तो कमेटी को जाती ये नहीं लगा मैं कि तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गई ही नहीं उनकी। अच्छा आप गई मैंने नहीं। वहाँ नहीं कैंपेन किया। मैं गई सागर साहब के वहाँ गई, हम्म मुबारक गुल का था वो नवा कदर की तरफ, वहाँ गई। हम्म उनका कैंपेनिंग किया। रैनावारी गई, पता नहीं रैनावारी भी इसी के साथ और सोनवार के साथ। जी अनंतनाग गई। हम्म तो मुझे कोई डायरेक्टली जहाँ, हम्म और फिर अपनी पार्टी का मैंडेट था तो जी। फिर क्या करते, तो मैं सवाल ही नहीं किस साल तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रही? मैं जब तक वो गुलाम मोहम्मद, ये फारूक साहब जब आए 1982-83 में 83 शेख साहब की वफात के 83 बाद में जब आए। शेख साहब गुजर गए। हाँ उस वक्त तब तक आप थे। उस मैं थी। तो ये जो शेख साहब के गुजरने के बाद न वो गुलाम मोहम्मद शाह का बीच में जो ये 1983 का इलेक्शन, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1982 में आए। उसमें मैंने हाँ, बहुत बहुत काम किया उसके बाद फारूक साहब के साथ। इसके बाद 83 का हम इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें आप खुद नहीं लड़ रही थी किसी जगह से? नहीं, मैं नहीं लड़ लेकिन रही। कैंपेन आप चला रही थी। इनफैक्ट फारूक साहब का वो इलेक्शन जब हुआ ना, जी हाँ, लोकसभा का, हाँ 1980 का, वो तो बिला मुकाबला कामयाब हुए थे उसमें। हाँ वो उनका हुआ था 1980 में, वो अनकंटेस्टेड कामयाब हुए हाँ थे नहीं, श्रीनगर से। उसके बाद भी मैं उनके साथ भी जाती थी हम्म कई जगहों पे कैंपेन, और मोस्ट प्रॉब्ली किसी और का था या शायद 77 का था या क्या था, तो जाती थी मैं हर जगह। 77 में मेरे तो ख्याल नहीं, में मैं अब 1983 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें आप वो नहीं लड़ा आपने, आप कोई नहीं, कैंडिडेट मैं नहीं उसमें नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब 83 का नहीं, 83 मगर 83 में मुझे नॉमिनेटेड हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ, जब ये इलेक्शन हुआ और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, हाँ, तो आपको नॉमिनेट किया गया, क्योंकि आइन के तहत कुछ मेरे ख्याल से 2 लेडीज को नॉमिनेट नामजद कर सकते थे, और आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने नॉमिनेट किया। लेकिन उसके एक साल के बाद जब 1984 का जो वाक़या हुआ था, उस वक्त कई लोग इनसे निकल गए, जिसके बारे में आमतौर पर डिफेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप भी चलेंगे। हालांकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा था, आपको नॉमिनेट किया गया था। क्या वजह हुई थी उस वक्त? वजह उस वक्त ये, मैंने ये जो किताब आ रही है ना, जी हाँ, उसमें आपने लिखा है। उसमें मैंने लिखा, मगर आज बताना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, आप सुनिए। ये बात ऐसे हुई कि फारूक साहब भी अल्हड़ी थे, जैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं था ये पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। जी हाँ, उस वक़्त तो उनको भी, वो भी कुछ कभी कुछ गरम नरम करते थे। मतलब देयर आर नॉर्म्स। जो चीफ मिनिस्टर हो या जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप कोई भी हो, जिस घर में आप बैठे हैं जी, उसका हेड ऑफ द फैमिली अगर हो, उसको अगर आप वर्बल थप्पड़ मारोगे जी, या वर्बल पत्थर मारोगे, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो कुछ ऐसे हुए, मैं भी थी वहाँ, कुछ हमारी मीटिंग्स हुई, कंपेनिंग में ही था। अब मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं भी यहाँ, फारूक साहब भी थे, मैं थी, बाकी थे, सागर साहब थे, बाकी सारे थे। किसका कैंपेनिंग हो रही थी? मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं का था शायद, फारूक साहब का। तो वो भी आते थे अब लोगों के उसमें। तो कुछ ऐसे भी लीडर हमारे वहाँ उसमें चढ़ते थे बोलने के लिए। वो कहते थे मिसेस गांधी के तरफ, ये हाँ फरवाजन है, फरवाजन वाजब साजिब फरवाजन। तो इस तरह की फरवाजन कहना, मतलब फिशर वूमन है। आपको ये नहीं लगा कि ये ठीक नहीं है? आपको लगा? नहीं, मुझे लगा ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज़। और इन्होंने ये क्या कहते हैं, डबल फारूक किया जी। और मैंने अपने ही लोगों से सुना, अपने मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से। ये डबल फारूक तो बाद में हुआ 1986 के सितंबर अक्टूबर में। हम इस वक्त 1984 की बात कर रहे हैं कि आपको नॉमिनेट किया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर ने आपको मतलब नामजद किया था, और आप बन गई थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट पे इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो मगर नॉमिनेशन अब कई लोग निकल गए
उनका ये होता है कि हाँ पार्टी का सपोर्ट था, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारा अपना वोट था। तो इसमें जो कानून उस वक्त था उनको 12 लोगों की जरूरत थी, उसमें 12 लोग निकल गए। वो 12 हाँ 14 12 के 12 लोग, वो इनको मिनिस्टर बनाया गया। और उसके बाद एक और स्प्लिट हो वाला गया ना, वो जो स्प्लिट हो जगजीवन गया राम, हाँ जी। वो जो रियासी वाले, और उसके बाद आप भी इनके साथ निकल गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं, सवाल ही नहीं यही था, मैं जानना चाहता था कि सवाल आपकी है। क्या वजह हुई थी, मेरी आपकी निकल वजह गई? ऐसे हो गई जब ये सेंटर और यहाँ यहाँ कश्मीर का और सेंटर के साथ तजाद हो गया, जी क्योंकि अटरेंसेस ऐसे हो गए कि अच्छी बात नहीं हुई। हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, हमारी पार्टी में तो नहीं, सरकार की, फारूक साहब की जी हमारी ही पार्टी में मुझे बहुतों ने कहा कि आप क्यों ऐसा करिए कि ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हमारे ही बड़े बड़े लीडर्स थे उसमें जिन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, और ये फारूक साहब को समझ में नहीं आया उस वक़्त कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब मैंने भी बहुत कुछ सीखा तब से अब तक मैंने दुनिया भर का सीख लिया। उस वक़्त मैं भी अलर्ट थी, मुझे भी पता नहीं था, और जितना मुझे न पता था उसी तरह उनको भी नहीं पता था। ये मेरी असेसमेंट है जी फारूक साहब को। तो कोई भी कुछ कहता था तो ये लोगों को जज्बाती बनाने में कोई ऐसी वैसी बात बोलते थे, फरिवाजन और जो भी कुछ बोलते थे। रामा राव आ गया, अपोजिशन वाले आ गए, बहुत स्टेटों से आ गए। जी एनटी रामाराव और उसके साथ अपोजिशन के लीडर्स। तो हाँ, वो तो अपोजिशन हक होता है किसी का भी, यहाँ पे अपोजिशन का जलसा तो होता है जब गॉड फॉरबिड बिल्कुल स्मूथली कुछ ना ठीक हो, जब गलत हो रहा हो सारा कुछ, अगर नॉर्मल होता। अब एक बात यहाँ मैं कहूँगी, अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो मैं एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, जी नंबर 1। नंबर 2, जिस थाली में आप खाते हैं उसमें छेद करना भी गलत है। आप कहेंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फारूक साहब ने कुछ ऐसे कुछ थे, मतलब क्या बोलो आप, एंटी देश के एंटी एलिमेंट्स। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था कुछ? नहीं, इधर उधर जाना। अगर आपको, मुझे पता है कि ये फयाज साहब हैं, उनका ये दुश्मन है, अगर मैं दुश्मन से हाथ मिलाऊं 2 मिनट के लिए तो आपको तो बुरा लगेगा ही। सियासी मतलब होती है ना, अपोजिशन में लोग होते हैं, जैसे आपने बताया एनटी रामाराव, सईद शहाबुद्दीन, ये लोग श्रीनगर आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ चला पैदल, मैंने खुद देखा है इनको। भाई एक वक्त वो खानका मोहल्ला में वो कश्ती पे जा रहे थे, कश्ती ही डूब गई वहाँ पे। हाँ। तो ये तो चलता है सियासत में। नहीं, इस पे क्या लोग अलग होते हैं? सियासत में तो चलता है, मगर बियॉन्ड अगर फर्ज किया आप सिंसियर हैं जी, तो मगर फिर भी लगा कि वो खालिस्तान वालिस्तान हुआ था ना जी, तो बिंदरन वाले हाँ खड़ा हो गया था, उससे मिलना, उससे करना, तो ये अच्छा वो वजह हुई थी। अच्छा, आपको ये लगा कि ये एक, मुझे नहीं लगा। अच्छा, जब मैं यहाँ से, फारूक साहब ने मुझे हवाई जहाज़ की टिकट दी, मैं एमएलए भी थी, मैंने कहा ये गलत हो रहा है, सेंटर से इतना तजाद बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो हमारे 10 काम है, हमारा आगे चलना है, तो उससे ये ठीक नहीं, टकराव की सियासत ठीक नहीं, टकराव की सियासत बिल्कुल गलत है, ठीक, ये तो हमारा गलत है। जब उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप जाओ उनके पास, उन्होंने खुद कहा मुझे जी, नहीं आप जाओ। और मैं ये अभी इस वक्त आपको बता रही हूँ जी, कि हमारी पार्टी में जो भी बहुत सारे थे, बहुत सारे वेलविशर, वो भी चाहते नहीं थे कि इस तरह हो। अच्छा, वो भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा तुम जाओ, आप जाओ मिसेस गांधी से बात करो। अच्छा, मैं यही लेके यहाँ से चली गई वहाँ दिल्ली। जी, दिल्ली गई, इन्होंने मेरी टिकट करी
किन्होंने? फारूक साहब ने। अच्छा। वो मैंने उन्हीं से मैंने कहा मुझे तो पैसा वैसा लगे, मतलब टिकट मुझे चाहिए और क्या चाहिए था मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप जाइए तो कल आपकी टिकट पहुंच जाएगी। उसके पीए ने बोला, वो नहीं, जो मतलब इन्होंने ही आपको भेजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ही, या अपने तौर पे गई? नहीं अपने तौर पे कहाँ गई। अच्छा, इन्होंने भेजा? इन्होंने मुझे भेजा मिसेस गांधी से मिलने के लिए? फारूक साहब ने। अच्छा, टिकट भी दिला दी? हाँ टिकट भी दिला दी। मैं ठीक। उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे कहाँ टिकट मिलेगी इतनी देर, कल कहाँ जाऊँ? नहीं आप कल ही जाओ। अच्छा। मैंने कहा मैं कल कहाँ जाऊँगी, मेरी टिकट तो लाने में। कहने लगा आप फिक्र मत करो, आपकी उसको बुला दिया। बुलाया उसको, जो उनका था अपना पीए था, तो इनकी टिकट निकालो दिल्ली के। अच्छा। तो मैंने कहा जब मेरी आ गई टिकट दूसरे दिन तो मैं चली आप गई दिल्ली? मैं गई दिल्ली। मैं उनसे मिली, मिसेस गांधी से? मिसेस गांधी से। मैंने उनको ऑलमोस्ट, उनके साथ थी मेरी जान पहचान। अच्छा। अच्छी थी। तो मगर जब मैंने उनको कहा नहीं फारूक जान बहुत अच्छे हैं, फारूक साहब अच्छे हैं, तो उसने मुझे सुनाया काफ़ी। क्या सुनाया? यही कि ये बिंदरन वाले के साथ है, ये हॉब नॉबिंग करता है, कंट्री का है, ये बर्बाद हो रहा है, सारा कुछ बहुत गलत हो रहा है। नॉट दैट कि ही इज़ गोइंग टू विन एनीथिंग विद दिस, बट मैंने उसको बनाई, ये इतना बोला। अच्छा, अब जब मैंने बहुत ज़बरदस्त उसको मैंने कहा मेहरबानी हमें अब छोड़ दीजिए, उनको भी छोड़ दीजिए। ही इज़ वेल मीनिंग, ही इज़ नॉट एंटी देश, एंटी इंडिया और इंटरनेशनल नहीं है, सवाल ही नहीं है। ही इज़ ए वंडरफुल पर्सन, वो ये। तो उसने कहा, फिर वो चुप हो गई। तो उसने कहा अच्छा सुनो एक बात, मुझे बोला सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। मगर मैं भी पागल, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं तो उन्होंने कहा उसको कहो वो जो एनक्लेव कर रहा है ना, ये हमारा अपोजिशन का एनक्लेव हो रहा है श्रीनगर में, उसको ख़त्म कर लो, मत करो वहाँ पे। दे आर नॉट गुड पीपल ऑल ऑफ देम। अच्छा। कुछ ऐसा बोला उसने। तो उसको कहो ये बंद करो तो ऑल विल बी ओके, डजंट मैटर। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे बोला। राइट। मैं भी पागल, मैंने कहा हो गया। अच्छा। हो ये सोचने समझने के बगैर, अरे ये फारूक साहब किसकी सुनता है ये तो किसी की नहीं सुनता है। जो उनके मन में आता था वो करता था। कई बार हम जाते थे कहीं तो उनका मन करता था कुछ करने को, तो उनका तरीक़ेकार ज़रा डिफरेंट था। तो मैंने कहा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं असल में मेरे दिमाग में था, मैंने कहा ही ऑल्सो वांट दैट दिस काइंड ऑफ ये तकरार जो है आपस में, इट्स नॉट गुड। राइट। मैंने अपने मन में सोचा होगा शायद। फिर आप आए वापस? मैं जब वापस आ गई तो मैंने फारूक जी को बोला, मैंने उनको कहा, मैं उनके घर गई, मैंने कहा अब इसमें तो कोई टाइम ही गंवाना नहीं है, तो और ज़्यादा देर भी नहीं है। अब वो रामा राव आएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सारे आ जाएंगे तो ये कमरे भी, इनका इंतज़ाम, उनका बहुत बड़ी कनक्लेव हो रहा था तो इंतज़ाम हो रहा। मैंने कहा कि अच्छा सुनिए। उन्होंने कहा यहाँ हमारी वो यामिनी कृष्णमूर्ति आई है डांस के लिए, वो आई थी जी टाइगर हॉल में। जी हाँ। उसका डांस था। जी हाँ। मैंने कहा भला मारो उसको, पहले मेरी बात सुनो। मैंने उनका कुर्ता मैंने ऐसे किया, मैंने कहा ये बात आप सुनिए आप जी। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैंने तो उसको वहाँ बोल के आ गई, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, डोंट वरी। उसने कहा क्या बोला, और उसने अब कुछ ऐसी भी बातें हैं, थोड़ा सा तो बुक के लिए रखूँगी ठीक है। तो कुछ है तो है वो उसमें बुक में आएगा। अब उसके बाद जब उन्होंने नहीं, फिर दूसरी बार गई मैं उसके पास। मतलब उस वक्त उसने नहीं सुना, ये संजीदगी से नहीं सुना?
संजीदगी से तो बिल्कुल नहीं सुना। नहीं सुना ये बात और डॉक्टर कुछ महबूब ने भी बातें बताई है। कुछ ये बातें नहीं, उन्होंने कहा कि हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की ऐसा मत करो, तो लेकिन उन्हें सुना नहीं। आप भी यही बता रहे हैं। हाँ वही हाँ जी उन्होंने उनको मैंने बताया, मैं भी गई फिर वहाँ तक टाइगर हॉल तक। यामिनी कृष्णमूर्ति। हाँ उसका डांस देखते मैंने वो छोड़ ही दिया। मैं क्योंकि कार इकट्ठे गए थे ना, जी। मैं और फारूक साहब इकट्ठे गए थे कार अच्छा, में। राइट। कार में मैंने बोला 2-3 बातें उनको मैंने बोली। वो कॉरस्पॉन्डेंट आई थी तो उसको आपने इस तरह बोला था, मैंने उनको बोला, अमेरिकन कॉरस्पॉन्डेंट। और वो उठ के ऐसे यहाँ से उठ के गई थी, मिसेस गांधी को सारा उसने बता दिया था। उसने बताया या लिखा अखबार में? नहीं अखबार में लिखा नहीं लिखा, मगर उसको बताया, मिसेस गांधी को सब कुछ बता दिया था। वो कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंट थी? मुझे याद नहीं है उसका कोई नाम। अमेरिकन थी? अमेरिकन थी। अच्छा हाँ। तो फारूक साहब ने कुछ उसको ऐसे बताया था? मगर फारूक साहब ने उसके नाम 1-2 गालियाँ भी लगाई, वो ऐसी तैसी उसकी। अच्छा। तो उसने सब कुछ बता दिया। तो इस तरह बोल के उन्होंने कह दिया। मैंने कहा अब मैं उठती हूँ तो वहाँ जाके मुझे क्या डांस देखना था, मैं थकी हुई भी आई थी। तो वापस आ गए। तो फिर मैं दूसरी बार फिर मिसेस गांधी के पास गई कुछ बीच में। इस वक्त मैं ऑन माई ओन गई। ठीक। नहीं ऑन माई ओन कहाँ गई मैं। फिर मेरे घर आते हैं कुछ दिन छोड़ के, मेरे घर आते हैं मंगत राम शर्मा जी और ये जनक राज गुप्ता। ठीक। जम्मू के दोनों आ गए मेरे घर। उन्होंने कहा आपको मैडम बुला रही है, आप वहाँ जाइए। मैंने कहा मैं तो वो आई हूँ अभी। उनको भी ज्यादा पता नहीं था क्या बात नहीं, वो सुनना चाहते होंगे ना कि फारूक साहब ने क्या बताया, उसका जवाब सुनेंगे। उनको नहीं पता था। अच्छा, उनको नहीं पता नहीं, उन्होंने कि मिसेस गांधी ने क्या बोला था। मुझे ये पता था कि ये गई थी। अच्छा, नहीं हो सकता है मिसेस गांधी ने उनको कहा होगा कि उनको यहाँ कहना, यहाँ आने के लिए। कहाँ आने के लिए? आपको बुलाया होगा उन्होंने दिल्ली आने के लिए। मुझे ये जनक राज गुप्ता और वो मगध राम शर्मा, उन्होंने कहा, मैंने कहा वो खुद भी तो किसी के हाथ वो मैसेज कर सकती थी, आपको बोला है। राइट। कहने लगे आप गई थी ना, तो वो उन्होंने कहा कि आप कल जाइए। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। जब मैं वहाँ पहुँच गई दूसरे दिन, यूं ही मैंने, उनका बड़ा टेबल था, मैं वो बैठी थी यहाँ, ऐसे बैठी थी मैं अक्रॉस, मतलब ये टेबल समझ लीजिए बहुत बड़ा। राइट। मैं इधर से बैठ गई। मैं अभी अंदर ही नहीं आती थी, इतना ही उसने मुझे रोब किया जैसे अपने बच्चे को करते हैं ना, सिर्फ मारना बाकी रह गया। अच्छा, मिसेस गांधी ने? मिसेस गांधी ने। मैंने तुमको बता दिया था, मैंने बोला था आपको, ये कुछ नहीं है, ये करेगा, ये कंट्री को ऐसे करेगा, वो करेगा। ओ मैं तो, मुझे तो फट हो गया, मुझे तो, मैं घबरा गई। मैंने कहा तुमने बोला था और तुमने बोला कि मैं सब ठीक करूंगी, वो करूंगी। दैट वाज इट। राइट। और उसने कहा कि अपने देश के लिए तो लोग कुर्बान हो जाते हैं। इसने तो फिर उसने सुनाया कि मैंने उसको बनाया, मैंने उसको कई इससे भी सीनियर थे उनके ऊपर चढ़ाया जी, ऐसे किया वैसे किया, बहुत कुछ सबको दरकिनार किया था। और रात के अंधेरे में उसको चीफ मिनिस्टर का हल्फ दिलवाया था शेख साहब के वही ना, मतलब वो शी वॉज वेरी हर्ट। इतना है कि मुझे लगता है कि शी वॉज इन ए वेरी एग्नी। अच्छा। जब मैं, उसने मुझे बुलाया था ना। खेमलता बख्शू जी, आपने तफसील से रोशनी डाली अपने सियासी सफ़र के बारे में, आपने बता दिया, अपनी तालीम के बारे में आपने बता दिया। हमारी जो गुफ्तगू है ये तवील होती जा रही है।
हम नाजरीन को ये बता देंगे कि दूसरे किस्त में आपकी और भी तफसीलात हमको दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी श्रीमती खेमलता वखलू, जिन्होंने प्रोग्राम के इस किस्त में अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक, अपने सियासी सफ़र से मुतल्लिक आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। इनको किडनैप भी किया गया था, 45 दिन तक इनको महबूस रखा गया था। ये उस सफ़र के बारे में, उन मुश्किलात के बारे में जो उन्होंने वहाँ पे सही हैं, तफसील से आपको बता देंगे। प्रोग्राम की दूसरी किस्त में देखना ना भूलें, अगले शनिचर को 8 बजे शाम।